सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर, जबरदस्त साइंस फिक्शन। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके होश उड़ा देंगे। इस कहानी को समझने के लिए आपके पल्ले पड़े, इसके लिए मैं आपको 30 साल पुरानी कहानी सुनाता हूँ। 30 साल पहले एक मूवी आई थी, मूवी का नाम था मिस्टर इंडिया। एक ऐसे आदमी की कहानी जो तभी दिखाई देता है जब कोई चश्मा पहनता है, खास तरह का चश्मा, अदरवाइज वो इनविजिबल रहता है। अब बात करते हैं आपकी और मेरी 2020 की। आज जो हमारा दुश्मन है वो इनविजिबल है, और उसको अगर देखना हो तो आपको मिला है एक चश्मा। उस चश्मे का नाम है RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो टेस्ट है, ये चश्मा इसके आगे धूल लग गया है, यानी कि इससे ठीक से दिखाई नहीं देता। पहले तो इस RT-PCR टेस्ट को एक बार समझने की ज़रूरत है, समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, इस टेस्ट के आविष्कारक ने बताया था, कैरीमुलस जिनका नाम है, जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, कि ये टेस्ट किसी भी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए बनाई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो टेस्ट किट है ये दुनिया में हज़ारों मैन्युफैक्चर करते हैं, और कहीं से भी ये टेस्ट किट खरीदेंगे तो मैन्युफैक्चरर मैन्यूल में पहले लाइन में लिखा है रेगुलेटरी स्टेटस, एंड दैट इज ओनली फॉर रिसर्च यूज एंड नॉट फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। दूसरी बात। अब तीसरी बात, FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसने अलाउ किया है, उसके अपने साइट में जाएंगे तो वहाँ खास लिखा हुआ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ओनली। अब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? FDA के साइट में ही, अब देखिए स्क्रीन पे डेफिनेशन, ये FDA के साइट से सीधा आपको दिखा रहे हैं, और डेफिनेशन में साफ लिखा है FDA कमिश्नर में अलाउ अनअप्रूव्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि कभी कभी EUA के अंतर्गत किसी भी अनअप्रूव प्रोडक्ट को भी अलाउ किया जा सकता है, और दैट मीन्स कि FDA खुद मानता है कि ये अनअप्रूव्ड है। अब चलते हैं CDC के साइट में। CDC मतलब सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, US गवर्नमेंट। CDC के साइट में अब देखिए कि इस टेस्ट के बारे में क्या लिखा है। अब देखिए यहाँ सेकेंड लाइन पढ़िए, वो ज़्यादा रेलेवेंट है। दैट इज फॉल्स पॉजिटिव इज मोर लाइकली व्हेन प्रेवलेंस इज मॉडरेट और लो। मतलब जहाँ पे कोरोना वायरस के चांसेस कम होंगे, जैसे भारत जैसे देश यहाँ उतना फैला नहीं है, यहाँ पे अगर आपका टेस्ट किया जाए PCR टेस्ट से तो चांसेस हैं फॉल्स पॉजिटिव आने के। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि आपके बॉडी में सही मायने में कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन टेस्ट बता रहा है कि है। अगला लाइन पढ़िए, द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टेस्ट हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट ऑफ 2019 एनकोव इन्फेक्शन। साफ साफ CDC बता रहा है कि इस टेस्ट का अभी तक कोई भी अप्रूवल मिला नहीं है। इस टेस्ट से एस्टैब्लिश होता ही नहीं कि इससे टेस्ट हो भी सकता है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। फरवरी महीने में जब ये टेस्ट अप्रूव किया गया, ये टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके बाद से लेके अभी तक कई सारे स्टडीज़ हुए इस टेस्ट के ऊपर, और सारे के सारे स्टडी एक ही नतीजे पे पहुँचते हैं, नतीजा ये कि इस टेस्ट से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अब इसके बाद एक और टेस्ट आ गया जिसे कहते हैं रैपिड टेस्ट। दरअसल ये टेस्ट भी वायरस को डिटेक्ट नहीं करता है, ये एंटीबॉडी टेस्ट मतलब कि जब भी कोई वायरस आपके बॉडी में आता है तो आपका बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, यानी कि औजार बनाता है, टूल बनाता है, वेपन बनाता है। अगर वेपन है बॉडी में, इसका मतलब वायरस मर चुका है, गायब हो चुका है। तो इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आपके बॉडी में वायरस था, है नहीं, था। तो ये तो खुशी की बात है। अगर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो खुशी की बात है कि वायरस था, अब नहीं है, अब उसके औजार हैं, यानी कि वायरस से आप इम्यून हो गए हैं। भविष्य में ये वायरस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तभी आपके बॉडी में एंटीबॉडी है। ऊपर से ये जो टेस्ट है रैपिड टेस्ट, ये है भी कबाड़ा टेस्ट, वो तो आपका अखबार में आपने पढ़ी ली। तो ये तो बात हुई चश्मे की। अब बात करते हैं उस इनविजिबल दुश्मन की। आप देखिए स्क्रीन में, बचपन से लेके अभी तक हजारों इनविजिबल दुश्मन हमारे आसपास आते रहे, हम उनसे लड़ते रहे और जीतते रहे। किसी का नाम पोलियो है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है, सीजनल फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस है, बर्ड फ्लू है, H1N1 है। कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इनविजिबल दुश्मन कितना ताकतवर है, वो इस बात से साबित होता है कि वो कितना उसके मारने की क्षमता है और कितना फैलने की क्षमता है। मारने की क्षमता मतलब Y एक्सिस में जितना ऊपर कोई वायरस दिखेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग है। ट्यूबरक्लोसिस की जो मारने की शक्ति आप देख रहे हैं वो है 5 या 5.2। मतलब 100 लोग अगर पीड़ित होंगे तो 5 लोग मारे जाएंगे, यानी कि 1000 ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होंगे तो उसमें से 50 लोग मारे जाएंगे। इसके कंपैरिजन में कोरोना वायरस अब देखें तो इसका जो अभी का स्टडी ये बताता है 0.1%।
अभी कई सारे स्टडी हो चुके हैं जब से कोरोना वायरस आया तब से लेके आज तक। उनमें से लॉस एंजलिस स्टडी है, सांता क्लारा स्टडी है, जर्मनी स्टडी है, नीदरलैंड स्टडी है, फिनलैंड स्टडी है। सारे स्टडी एक ही नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि जो फरवरी महीने में WHO ने सोचा था या जो CDC ने सोचा था या यूके गवर्नमेंट ने सोचा था कि एक बहुत खतरनाक कोई राक्षस आ जाएगा, सबको खा जाएगा, लेकिन अब ये साबित हो गया, सारे के सारे स्टडी एक ही नतीजे पे पहुंचते हैं। नतीजा ये कि इसका जो मारने की शक्ति है वो है 0.1%। 0.1 का मतलब 1000 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित होंगे तो कोई एक मरेगा, 999 लोग ठीक हो जाएंगे। 999 कहाँ तो ट्यूबरक्लोसिस में 1000 में 50 लोग मरेंगे, उनके कंपैरिजन में कोरोना वायरस में 1000 में 1 या 2 या ज़्यादा 3 लोग मरेंगे। यानी कि इसके मारने की शक्ति सीजनल फ्लू की तरह है, जो कि साल में एक बार हमें होता ही है। और इसकी फैलने की जो शक्ति है, अगर ट्यूबरक्लोसिस से कंपेयर करें तो ट्यूबरक्लोसिस की फैलने की शक्ति है दैट इज अबाउट 10, मतलब, और इसकी फैलने की शक्ति है 2.2, कॉमन कोल्ड के बराबर। कॉमन कोल्ड यानी जुकाम, सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम में एक इंसान 2 को फैला सकता है, तभी ये 2 है। ट्रांसमिशन रेट R0 आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके कंपैरिजन में अगर ट्यूबरक्लोसिस देखते हैं उसकी फैलने शक्ति 10, मतलब एक इंसान को टीबी हो जाए तो 10 लोगों तक तो पहुंचा ही देगा। तो इसीलिए ट्यूबरक्लोसिस से हर साल करीब 3-4 लाख लोग या 4 से 5 लाख लोग भारत में मरते हैं। हर साल 15 लाख नए लोग पीड़ित होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के नए पेशेंट। सो इसके कंपैरिजन में ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ही सिंपल फ्लू है, बिल्कुल ही सिंपल। और तो अब सवाल है, ये दिमाग में आता है कि अगर ये इतना सिंपल है तो इतने लोग क्यों पीड़ित हो रहे हैं, इतने लोग क्यों मर रहे हैं? इसका जवाब मैं देता हूं, पहले भी अपनी वीडियोस में जवाब दे चुका हूं, फिर भी एक बार और जवाब दे देता हूं। जब आपको लगता है कि इतने लोग पीड़ित क्यों हैं, मर रहे हैं, तो आपका इशारा होता है यूएस में। देखिए 1/3 कोरोना वायरस के पेशेंट वो यूएस के पेशेंट हैं। 1/3 से 1/4 जो मरने वाले कोरोना वायरस के मरीज वो भी यूएस के हैं। इस बात की तफ्तीश करने के लिए मैंने यूएस के CDC के साइट में जाके देखा, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के साइट में क्या लिखा है, और वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं क्या लिखा है, आप खुद ही उसको पढ़िए, ध्यान से देखिए। लिखा है, इन केस वेयर द डेफिनेट डायग्नोसिस ऑफ COVID-19 कैनॉट बी मेड बट इट इज सस्पेक्टेड और लाइकली, इट इज एक्सेप्टेबल टू रिपोर्ट COVID-19 ऑन डेथ सर्टिफिकेट। मतलब ये कि COVID-19 डॉक्टर को बताने के लिए, रेफर बोलने के लिए कि COVID-19 का पेशेंट है, किसी टेस्ट की भी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर का मन करेगा, डॉक्टर को लगेगा तो लिख सकता है। यूएस में सही मायने में डॉक्टरों को कई सारे लालच दिया जाता है ताकि वो डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना वायरस ही लिखे रादर देन कुछ और लिखने के। अब सवाल आता है कि यूएस ऐसा क्यों करेगा, तो इसका जवाब मैंने 3 फरवरी वाले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। आगे इस वीडियो में भी आपको दोबारा इसका इशारा कर दूंगा। अब भारत की बात करते हैं। भारत में सवाल आता है कि 800 लोग क्यों मरे। देखिए 140 करोड़ की आबादी में 800 लोगों का मरना एक बहुत ही छोटी सी बात है। 800 लोग अपने आप में बड़ा फिगर है, 140 करोड़। लेकिन ये 800 लोग भी क्यों मरे, इसका जवाब भी आगे मिलेगा। लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि भाई, जब कोरोना वायरस एक सीजनल फ्लू साबित हो चुका है, जब तो साबित नहीं हुआ था फरवरी महीने में, जब ऐसा लगा था कि खतरनाक कोई वायरस है जो बाकी सारे वायरस से कई गुना ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है, तब लॉकडाउन, क्वारंटाइन या फिर सोशल डिस्टेंसिंग मीनिंगफुल लग रहे थे। लेकिन अब जब ये साबित हो चुका है ये नॉर्मल फ्लू है और इससे मरने की ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो अभी भी लॉकडाउन क्यों है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग क्यों है, अभी भी क्वारंटाइन क्यों है? ये जो सारे सवाल है, इनका सिर्फ एक ही जवाब है, एक ही नाम मेरे दिमाग में आता है, और वो शब्द है वर्चुअल गुलामी। वर्चुअल गुलामी क्या है ये समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ एक वीडियो दिखाता हूं। 2 मिनट का वीडियो देखिए, वीडियो के बाद वापस मिलते हैं 2 मिनट बाद। Pakistan will be China's guinea pig. China wants to test its coronavirus vaccine. Pakistan will be the testing ground, and Pakistani citizens will be the subjects of these tests. Let me phrase it better. Pakistani citizens will be China's guinea pigs for human trials of unproven cures. This is how China plans to make Pakistan repay its debt. Here's what's happening. China's state-owned pharma company Sinopharm has made a request for conducting clinical trials in Pakistan. Here's something you should know. Sinopharm is a giant in China's pharma industry. This company alone fulfills around 80% of China's immunization needs. You can imagine how big it is. The company's general manager, Li Khan, has written a letter to the head of Pakistan's National Institute of Health, NIH.
The letter is dated 21st of April. It is addressed to Major General Professor and Dr. Amir Ikram, the Executive Director of this National Institute of Health. Now, in this letter, Sinopharm's chief promises that Pakistan will be one of the first countries to receive the vaccine if the trials are successful. Let me quote some excerpts. We hope that a successful clinical trial in Pakistan will make it one of the first few countries for the launch of a COVID-19 vaccine. Sinopharm considers that NIH has the necessary technical expertise and elements for conducting the clinical trial on recruited participants, and given the escalating spread of the pandemic, urgency is critical to the launch of any clinical trial in Pakistan and the subsequent introduction of the vaccine in Pakistan. Let me break down what the Chinese are trying to say here. I'll paraphrase this. We have found a cure. We don't know if it works, but we want you to test it. Make your citizens take the trials. If they don't die, we'll start selling it to you. That's what China is telling Pakistan. Will any country in the world agree to such a thing? I don't think so. I hope not. But Pakistan always proves us wrong. It has agreed to this death deal. The response from Pakistan's NIH chief, Dr. Amir Ikram, has been positive. Speaking to a Pakistani news channel, Dr. Ikram said that the collaboration will boost the trend of clinical trials in Pakistan. You've got to hear it to believe it. इंशाल्लाह देखिए उम्मीद पूरी है जैसे अभी जर्मनी में शुरू हुआ है मैंने आपको बताया ऑक्सफोर्ड में तो ये प्लान के बाद सितंबर में कर लें तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में विद इन 3 मंथ्स आई वुड से लोग एक बहुत अच्छी खबर सुनेंगे इफ ऑल गोज वेल एंड वी आर वेरी सक्सेसफुल इन अचीविंग द टारगेट्स बिकॉज इसमें बहुत सारे इश्यूज सेफ्टी के रिगार्डिंग भी होते हैं तो वो हमने सारे स्टडी और देखने होते हैं इन ट्रायल्स में एंड इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स विद इन 3 मंथ्स we will be over with all these processes. This was the NIH chief expecting these trials to yield positive results. What if they don't? What if they yield more deaths as a result? This question the NIH chief did not answer. And just in case you thought this was a mere partnership between a Chinese company and a health institute in Pakistan, let me say it is not. This is a deal between the two governments. Sinopharm is a state-owned company. The Chinese Communist Party has tasked this company with developing a vaccine. The NIH, on the other hand, operates under Pakistan's Federal Ministry of Health Services. The NIH chief directly reports to the Pakistani establishment. In other words, this is a deal between Imran Khan and Xi Jinping. A deal which, I repeat, will make Pakistan China's guinea pig for vaccine trials. Good luck, we say. इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत दुख है हमारे पाकिस्तान के जनता के साथ। पाकिस्तान में मेरे हज़ारों पेशेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, डायबिटीज एजुकेटर्स हैं। आप सबके साथ मैं दिल से हूं, लेकिन बहुत दुख है कि अब आप गिनी पिग बनने वाले हैं या गिनी पिग बन चुके हैं चाइना के हाथों। लेकिन यहाँ आप सबको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान सिर्फ अकेला एक ऐसा देश नहीं है जहाँ की जनता वहाँ के सरकार के माध्यम से ही गिनी पिग बन चुकी है। गिनी पिग मतलब जानवरों से भी बदतर। ऐसे और भी देश हैं पूरी दुनिया में, उनमें से एक देश की दुखद भरी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। देश का नाम थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बात है 2009 की। 30,000 ट्राइबल गर्ल्स, ट्राइबल बच्चे, जो अनपढ़ बच्चे ट्राइबल, उनके ऊपर उनको गिनी पिग बनाया गया। 30,000 बच्चों को, लड़कियों को, उनके ऊपर HPV वैक्सीन यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन लगाया गया। और उसमें जब बहुत सारे लड़कियां बीमार पड़ने लगी, कुछ लड़कियां मरने लगी, तब एक्सपोज हुआ, तब देखा गया और पाया गया कि जो कंसेंट फॉर्म होता है, जो गिनी पिग या ह्यूमन ट्रायल से पहले साइन कराना पड़ता है, उसमें साइन की जगह पे थंब था, यानी कि वो बच्चे या उनके परिवार के लोग अपनी भाषा में नाम तक नहीं लिख पाते, और कहीं कहीं तो उनके परिवार नहीं, उनके किसी और गार्जियन का साइन या फिर अंगूठा था, और ऐसे हजारों की संख्या में था।
मतलब ये याद रखिए, ह्यूमन ट्रायल होते हैं पूरी दुनिया में, यूके में भी होता है, यूएस में भी होता है, हर देश में होता है, लेकिन ह्यूमन ट्रायल और गिनी पिग में फर्क है। ह्यूमन ट्रायल का मतलब वो इंसान को खुद पता है कि मैं ट्रायल का हिस्सा बन रहा हूँ, जो अपने कंसेंट से बनता है सब कुछ समझते हुए, और उसमें जो रिम्यूनरेशन होता है लगभग यूएस में, यूके में वो होता है $25,000, यानी कि 20 लाख रुपए। यानी कि अगर आप उस ट्रायल का हिस्सा बनेंगे तो जो ट्रायल करा रहे हैं वो फार्मा कंपनी हर एक इंसान को 20-20 लाख रुपए देगी, 20-20 लाख रुपए एक इंसान को। तो उसके बदले में कुछ लोग सोचते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, चलो एक रिस्क लिया जाए, मैं इस ट्रायल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। फिर चाहे हिस्सा बनने से उनकी मौत भी हो सकती है या बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो होता है ह्यूमन ट्रायल। गिनी पिग का मतलब होता है कि एक जानवरों की तरह उनके विश के बिना, उनके अपने कंसेंट के बिना उनको पकड़ के जबरदस्ती या उनको किसी और बहाने से उनके ऊपर ह्यूमन ट्रायल करना। और वो 20 लाख रुपए की बात तो छोड़ो, सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट और एक जूस का पैकेट दे देना। जैसा कि ब्लड डोनेशन में देखा आपने, डोनेशन कैंप के बाहर एक बिस्किट का पैकेट पकड़ा देते हैं, एक जूस का पैकेट पकड़ा देते हैं। तो समथिंग लाइक दिस। सो अब वो देश कौन सा देश है, मुझे बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है, बहुत दुख महसूस हो रहा है कि वो देश है हमारा अपना भारत देश। ये बात है 2009 की, आज है 2020। अब फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि तब ये गिनी पिग बनाना, इस तरह के ट्रायल होना लिमिटेड था गांव तक, ऐसे अनपढ़ लोगों तक जिनको नहीं पता कि उनके ऊपर क्या हो रहा है। लेकिन अब ये गिनी पिग का जो ये ट्रेंड है, ये गांव से उठ के शहर तक आ गया। यानी कि अब आप और मैं बात कर रहा हूं अभी कोरोना वायरस के इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की। एक तो मैंने बताया वो चश्मा जिसके आगे धूल लगी हुई, जो ये क्लियरली देख ही नहीं सकता कि आगे दुश्मन कौन है, वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता, जिसके मैंने सारे सबूत दे दिए आपको। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर उस फ्लॉड टेस्ट के थ्रू ये साबित हो जाता है कि आपकी बॉडी में कोरोना वायरस है या हो सकता है, तो आपके सारे ह्यूमन राइट्स वहीं खत्म हो जाते हैं, आपके सारे फंडामेंटल राइट्स एज ए इंसान वहीं जीरो हो जाते हैं। आपके विश के बिना आपको क्वारंटाइन मतलब आपको जबरदस्ती अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं, जेल मतलब क्वारंटाइन कैंप में डाल सकते हैं, कंसंट्रेशन कैंप के बराबर। नंबर 1। नंबर 2, आपके ऊपर ऐसी दवाएं दी जा सकती हैं जो इस बीमारी की दवा नहीं है और जो ट्राइड नहीं है, टेस्टेड नहीं है। यानी कि HIV की दवा, मलेरिया की दवा, इबोला के फेल्ड ड्रग, एक्सपेरिमेंटल ड्रग। पिछले कुछ दिनों में ये साबित हो चुका है कि इन दवाइयों से किसी भी इंसान के मरने की पॉसिबिलिटी 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, ना कि घट जाती है। ये अब ये प्रूव हो चुका है। कई सारी स्टडीज़ हुई हैं अभी पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो HIV की दवाई की बात करें, इबोला की दवाई की बात करें, इबोला की रेमडेसिविर जो कि इबोला में भी फेल हुई थी, या फिर एंटी मलेरियन ड्रग की बात करें। तो मेरा ये सवाल आपके लिए भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी, जब ये साबित हो चुका है कि ये सारी दवाइयाँ इंसान की मौत के चांसेस बढ़ाती है, इसके बावजूद भी हम इंडियंस पे ये दवाइयाँ क्यों दिया जा रहा है? क्या हम गिनी पिग बन गए हैं? आर वी द ह्यूमन गिनी पिग? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलता हूँ आपके पहले सवाल का जवाब कि भारत में 800 लोग क्यों मरे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जो मरे हैं क्या वो वायरस की वजह से मरे हैं या वायरस की इलाज की वजह से मरे हैं? ये सवाल का जवाब कौन देगा? ये तो वही एक बात। अब दूसरा सवाल, अगर ये आपको पता ही लगाना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कि भाई कोई कोरोना वायरस का पॉसिबल इलाज क्या क्या हो सकता है, उस इलाज में WHO के प्रोटोकॉल के अनुसार आपने खतरनाक दवाइयां अलाउ करी दी हैं, तो साथ में भारत की जो पद्धति है, चाहे आयुर्वेद है या होम्योपैथ है या यूनानी है, नेचुरोपैथ है, इनके भी दवाइयां क्यों नहीं हम ट्राई करते? आप बोलेंगे हम ट्राई कर रहे हैं। देखिए, मैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की बात नहीं कर रहा, मैं प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछता हूं, ये मेरा अगला सवाल है, अगर मैं कोरोना वायरस का पेशेंट बन जाऊं तो क्या मेरे पास राइट है कि मैं अपना इलाज एलोपैथ से कराऊं, मैं आयुर्वेद से कराऊं, होम्योपैथ से कराऊं, यूनानी से कराऊं या ना कराऊं? याद रखिए, जब ट्रायल का नतीजा आया कि ना कराने से आपके मरने के चांसेस घटते हैं ना कि बढ़ते हैं, तो मेरे पास क्या ये राइट है? तो ये सवाल का जवाब मैं हेल्थ मिनिस्ट्री से मांगना चाहता हूं, भारत की सरकार से मांगना चाहता हूं, आप सबके लिए, कि मेरा फंडामेंटल राइट है या नहीं है। अब सवाल आता है कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है। देखिए, आज का दिन 26 अप्रैल, 3 तारीख का वेट हो रहा है। क्या आपको लगता है 3 मई को अचानक कोरोना वायरस गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा और कभी आएगा भी नहीं? ऐसा नहीं होने वाला, वो तो रहेगा। तो लॉकडाउन भी रहना चाहिए जून तक, जुलाई तक,
क्यों ना अगस्त तक, क्योंकि ये कोरोना वायरस तो रहेगा। साइंटिफिकली क्या कोई साबित कर सकता है कोरोना वायरस चला जाएगा, रहेगा नहीं, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा? साइंटिफिकली कोई साबित नहीं कर सकता, ऐसा कोई प्रूफ है ही नहीं, इसके आसपास भी कुछ नहीं है कोरोना वायरस। बल्कि प्रूफ ये है कोरोना वायरस हमेशा से रहेगा, यहीं पे रहेगा, आप चाहे रहे ना रहे। तो लॉकडाउन का मकसद क्या है, किस चीज़ का इंतजार है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले इंटरव्यू में, पिछले भाषण में, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी ये इशारा किया था कि हम इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन का। इसका मतलब घर में बंद रहो जब तक वैक्सीन ना आए, और जब वैक्सीन आ जाए तो वैक्सीन हम लगा लें। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे इनविजिबल दुश्मन जो कोरोना वायरस से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, उनकी अगर हम नंबर देखे गिने तो करीब वो 100, 150 या 200 हैं। तो क्या हम 200 वैक्सीन लगाएं? और एक बार वैक्सीन लगाया तो वो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस एट द मोस्ट अगर है तो 1 साल है या कुछ महीने है, यानी कि हर साल लगाएं। अब वैक्सीन की सच्चाई तो ये है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे बॉडी की जो 95% इम्यूनिटी है, 95% इम्यूनिटी, दैट इज डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल ही वो है जो आपके बॉडी को लड़ना सिखाता है, दुश्मन को पकड़ता है। वो दुश्मन कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई पैथोजन हो, और उसको हराता है, दैट इज डेंड्रिटिक सेल। जितनी बार आप किसी भी तरह का वैक्सीन बॉडी में डालेंगे, उतनी बार आप अपने डेंड्रिटिक सेल को किल करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, उसकी इफेक्टिवनेस को कम करते जाएंगे। एक टाइम आएगा कि आपका जो खुद का इम्यूनिटी है, जिसे नेचुरल पावर बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी कि आप वैक्सीन के गुलाम बनते जाएंगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वर्चुअल गुलामी। इसी तरफ दुनिया बढ़ रही है, इसी तरफ देश बढ़ रहा है, इसी तरफ ज़्यादातर देश बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें क्या करना होगा? हमें वही करना होगा जो स्वीडन ने किया था। मैंने आपको 15 अप्रैल वाले वीडियो में बताया था स्वीडन की कहानी। स्वीडन ने इसका ठीक उल्टा किया। कोई लॉकडाउन नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, स्कूल भी खुले हैं, कॉलेज भी खुले हैं, सारा काम वैसे ही चल रहा है। थोड़े से लोग मरे, लेकिन आपने 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ पढ़ा होगा कि स्वीडन ने अनाउंस कर दिया कि अब वो ऑलमोस्ट इम्यून हो चुके हैं कोरोना वायरस से, यानी कि आने वाले दिनों में विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज अब स्वीडन में मौतें नहीं होंगी या बहुत कम होंगी कोरोना वायरस से। इसे कहते हैं कम्युनिटी इम्यूनिटी, या इसे बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो वो डेवलप हो गया है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लॉकडाउन से बाहर निकलते हैं, या अगर ये होता ही नहीं, तो हमारे अंदर भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी एक टाइम के बाद, और उसके बाद थोड़े से लोग मरेंगे, वो तो वैसे भी मर रहे हैं, चाहे वो इलाज के नाम पे मर रहे हैं, कोरोना वायरस से मर रहे हैं, वो तो वैसे ही मर रहे हैं। बट एट द एंड द होल पॉपुलेशन विल बी इम्यून टू द न्यू वायरस, और उसके बाद से उसका खतरा बहुत कम रह जाएगा। और ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ऐसे पूरे दुनिया में 21 देश हैं। उनमें से इंटरेस्टिंग बात है ताइवान। ताइवान एक ऐसा देश जहां पे कोरोना वायरस सबसे पहले पहुंचा था, भारत से पहले पहुंच गया था। और ताइवान एक ऐसा देश है जो चाइना से करीब 100 किलोमीटर ही दूर है, और ताइवान में चाइनीज़ करीब 4 लाख लोग जॉब करते हैं, और उसके बावजूद भी ताइवान ने लॉकडाउन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, कोई WHO को प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, क्योंकि ताइवान को WHO के मेंबरशिप से हटा दिया गया। तो ताइवान के पास कोई अपडेट ही नहीं है WHO की तरफ से क्या करना है क्या ना करना है। तो ताइवान ने अपना ही दिमाग लड़ाया, और उन्होंने WHO के सारे प्रोटोकॉल का ठीक उल्टा किया। नतीजा आज आपके सामने है कि ताइवान का बिजनेस बंद नहीं हुआ, ताइवान का सारा जो इकोनॉमी वैसी की वैसी है, और ताइवान में टोटल डेथ हुए दैट इज ओनली 6 ओनली। याद रखें कि ताइवान इज वेरी क्लोज टू चाइना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक तो मॉडल ताइवान का है, स्वीडन का है, और दूसरा मॉडल जो दुनिया दिखाने चाहती है, यानी कि WHO इन्फ्लुएंस्ड, चाइना इन्फ्लुएंस्ड और USA इन्फ्लुएंस्ड, दैट इज वैक्सीनेशन मॉडल। इनमें से कौन सा मॉडल में हम जाना चाहेंगे? अगर तो आप मेरी बात से सहमत हैं कि हम धीरे धीरे दवाइयों के गुलाम बनते जा रहे हैं, या हम धीरे धीरे वैक्सीन के गुलाम बन जाएंगे। एक टाइम आने वाला है कि वैक्सीन कंपलसरी होने वाला है, जिस तरह से मास्क कंपलसरी हो गया, यानी कि घर से बाहर निकलना है, जिम में जाना है तो वैक्सीन दिखाओ, वैक्सीन कार्ड दिखाओ, मूवी देखने जाना है वैक्सीन कार्ड दिखाओ। तो वो वाला ट्रेंड मैं देखता जा रहा हूँ कि उसी डायरेक्शन में ये दुनिया बढ़ रही है, या उसी डायरेक्शन में भारत बढ़ रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये सब बदलना चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हम स्वीडन और ताइवान के रास्ते में चलें? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लॉकडाउन बंद होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथ को भी अपनाना चाहिए और पूरा स्टेटस देना चाहिए? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप सहमति दीजिए,
सहमति देने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप मेरे साथ पिटीशन फाइल कीजिए, ताकि हमारा भविष्य एक आज़ाद इंसान की तरह हो, ना कि एक गिनी पिग की तरह। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू।